Myself Madhusudan Mallik from Central University of Haryana. Now I am pursuing my B.Ed degree from Central University of Haryana bearing roll number 200110 from section B. Now I am going to present a topic which is from paper Creating an Inclusive School, and the topic is Policies Guidelines on Inclusive Education UNESCO 2009. So let's come to the presentation. Introduction. The policy guidelines uh, are designed to reinforce the message from UN Special Rapporteur, who is Dr. Bengt Lindqvist. According to him, all children and young people of the world, with their individual strengths and weaknesses, with their hopes and expectations, have the right to education. It is not our education system that have a right to certain type of child. Therefore, it is the school system of a country that must be adjusted to meet the needs of all its children. इसका मतलब क्या है? उनके हिसाब से एजुकेशन की कोई लिमिट नहीं होती है और एक सर्टेन टाइप ऑफ चाइल्ड के लिए भी नहीं है। जैसे कि मान लो एक नॉर्मल बच्चा है और एक फिजिकली चैलेंज्ड बच्चा है, उन दोनों को हम कंसीडर करते हैं। हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि वो नॉर्मल बच्चा एजुकेशन के लिए एलिजिबल है और वो फिजिकल चैलेंज बच्चा के लिए कोई एजुकेशन या शिक्षा नहीं है। ऐसा नहीं है। अभी जो हम ये पुलिस गाइडलाइन के ऊपर डिस्कशन करेंगे, ये एक मीटिंग के डिस्कशन एंड फाइनल डॉक्यूमेंटेशन की रिपोर्ट है। ये मीटिंग जेनेवा में 27 नवंबर 2008 में हुआ था, जो इंक्लूसिव एजुकेशन के ऊपर था। इस मीटिंग में कौन कौन पार्टिसिपेट किए थे, जैसे कि यूनेस्को जो इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ एजुकेशन, यूनेस्को जो हेडक्वार्टर्स, नेशनल कमीशंस, फील्ड ऑफिसेस, members of the community of practice in curriculum development, civil society partners and 94 participants from 128 countries। ये सब पार्टिसिपेट किए थे इस मीटिंग में और अपना 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 मतलब अपना अपना नजरिया उपस्थापित किए थे। और इस मीटिंग की पर्पज क्या था, यह अब हम डिस्कशन करेंगे। इस मीटिंग में था कि अब एग्जिस्टिंग सिनेरियो में इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है, उसका वैल्यू क्या है, टू आइडेंटिफाई द बेस्ट मेथड फॉर यूज एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इट। डिफरेंट कंट्रीज एंड रीजन्स में इसका कॉन्सेप्ट क्या है उसको समझना, इसमें कॉमन एलिमेंट्स का क्या इम्पोर्टेंस है, एंड टू प्रोवाइड इक्वल एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल। ये सब इस मीटिंग का प्रपोज था। देन स्ट्रक्चर ऑफ द डॉक्यूमेंट। हम जो इस डॉक्यूमेंट के बारे में अभी डिस्कशन करेंगे, मेनली ये डॉक्यूमेंट दो भाग में विभक्त है, जैसे कि पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 में है जो इंक्लूसिव एजुकेशन रेशनेबल एंड डेवलपमेंट, जो एक्सप्लेन करता है रिलेवेंस ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन इन टूडेज कॉन्टेक्स्ट एंड डिस्क्राइब हाउ इंक्लूजन इज लिंक टू एजुकेशन फॉर ऑल। एंड पार्ट 2 में हम बात करेंगे मूविंग पॉलिसी फॉरवर्ड, जो डिस्क्राइब करता है कि की एलिमेंट्स इन दी शिफ्ट टुवर्ड्स इंक्लूजन विथ ए पर्टिकुलर फोकस ऑन टीचिंग फॉर इंक्लूजन एंड रूल ऑफ टीचर्स, अदर एजुकेटर्स, नॉन टीचिंग सपोर्ट स्टाफ, communities and parents. It also provides some simple tools for policymakers and education planners for hands-on analysis of education plans in view of inclusion। अब हम डिस्कशन करेंगे डॉक्यूमेंट की पार्ट 1 के बारे में, जो इंक्लूसिव एजुकेशन रेशनेबल एंड डेवलपमेंट है। ये इम्पोर्टेंट है कि सभी बच्चों को एंड यूथ को एक्सेस मिले एजुकेशन के लिए, ताकि वो स्कूल में ज्वाइन कर सके एंड उनको लक्ष्य को हासिल कर सके, उनको पढ़ाई 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 में भाग ले सकें। बट अभी ये हाल है कि 75 मिलियन बच्चे जो प्राइमरी स्कूल एज के हैं वो स्कूल में एनरोल्ड नहीं है। उनमें से तो आधे से अधिक लड़कियां हैं। जब हम ये सिनेरियो देखते हैं तो सोचते हैं कि इसका तो कोई तो रीजन होगा जिसके लिए बच्चे स्कूल में नहीं आ रहे हैं। तो देखते हैं कि इसका एक मेन रीजन है प्रोवर्टी। चिल्ड्रन फ्रॉम
अर्बन स्लम्स एंड हैव लेस एक्सेस टू एजुकेशन, उनको अच्छी शिक्षा नहीं मिल पा रही है। बट अभी ये प्रोग्रेस चल रहा है कि उनको कैसे एनरोल किया जाए और सभी को कैसे एजुकेशन प्रोवाइड किया जा सकता है, जो एजुकेशन फॉर ऑल एंड मिलेनियम डेवलपमेंट गोल को मतलब अचीव करने में सहायक हो सकता है। देन इंक्लूजन का मतलब क्या है? इंक्लूजन का मतलब है सिमुलेटिंग डिस्कशन, एनकरेजिंग पॉजिटिव एटीट्यूड्स एंड इम्प्रूव एजुकेशनल एंड सोशल फ्रेमवर्क्स टू कोप विथ न्यू डिमांड्स ऑफ एजुकेशन स्ट्रक्चर एंड गवर्नेंस। इसका मतलब एजुकेशन की नए डिमांड के हिसाब से हमें पॉजिटिव एटीट्यूड्स लाना चाहिए एंड एजुकेशनल एंड सोशल फ्रेमवर्क में इम्प्रूवमेंट लाना चाहिए, जिसको लेकर हमें एंटायर लर्निंग प्रोसेस एक्सपीरियंस को हम बढ़ावा दे सकते हैं। अब जो यहाँ पर दो पिक्चर देख रहे हैं, ये पहले वाला पिक्चर दिखा रहा है कि प्राइमरी एजुकेशन नेट एनरोलमेंट रेट एंड आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन 2005 में कितने बच्चे एनरोल हुए थे प्राइमरी एज के, और कितने बच्चे आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन थे जो एनरोल नहीं हो पा रहे थे। तो इसका एक डाटा है पिक्चर 1 में। एंड ये पिक्चर 2 में हम देख रहे हैं कि ग्रुप एक्सक्लूडेड फ्रॉम एजुकेशन की एजुकेशन से जो बच्चे नहीं आ रहे उनका रीजन क्या हो सकता है। एक ये अब्यूज्ड चिल्ड्रन हो रहा है, एक चाइल्ड लेबर एक रीजन हो सकता है, माइग्रेंट्स एक रीजन हो सकता है, प्रोवर्टी स्ट्राइकन चिल्ड्रन एक रीजन हो सकता है। ऐसे बहुत सारे रीजन हो सकते हैं जो जैसे कि पिक्चर 2 में दिखाया गया है। इस गाइडलाइन की ये ऑब्जेक्टिव था कि डिफरेंट कंट्रीज में कैसे इंक्लूसिव एजुकेशन को प्रमोट करना है और इसके लिए क्या क्या स्ट्रैटेजीज एंड प्लानिंग किया जा सकता है। The main objectives are to provide information and raise awareness about the implications for inclusive education as an effective tool to facilitate work towards the education for all goals, to raise questions and provide perspectives, identify members of the preparatory regional meetings for the ICE as crucial issues for the creation of school system and education program that can lead to attainment the EFA goals, and to provide substantive input for the finalization of the policy guidelines। अगर चिल्ड्रंस एजुकेशन से अपना पोटेंशियल में डेवलप नहीं कर पाते हैं तो इंक्लूजन को इंट्रोड्यूस करने से एजुकेशन सिस्टम में मॉडिफिकेशन हो सकता है जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल को अचीव करने में हेल्प कर सकेगा। देन आता है इंक्लूजन इन एजुकेशन। व्हाट इज इंक्लूसिव एजुकेशन? Inclusion is addressing and responding to needs of all children by eliminating all diversities। मतलब हमको सब डाइवर्सिटी को साथ में रखते हुए हर बच्चे के नीड को उनको देना चाहिए और एजुकेशन उनको अवेलेबल करना चाहिए। The education for all movement is always concerned with linking inclusive education with quality education। जबकि क्वालिटी एजुकेशन की कोई डेफिनेशन नहीं है, लेकिन इसको हम टू कंपोनेंट से समझ सकते हैं कि क्वालिटी एजुकेशन क्या है। क्या है वो दोनों कंपोनेंट? वो दोनों कंपोनेंट है कि द कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ द लर्नर and the role of education in promoting the values and attributes of responsible citizenship or creative and emotional development on other। अगर कोई एजुकेशन ये दो कंपोनेंट को सेटिस्फाई कर रहा है तो हम कह सकते हैं कि ये एजुकेशन एक क्वालिटी एजुकेशन है। The EFA Global Monitoring Report 2005 suggests 5 dimension। ग्लोबल मॉनिटरिंग रिपोर्ट 2005 जो एजुकेशन फॉर ऑल ने बनाया था वो 5 डायमेंशन बताया था जो कि इन्फ्लुएंस कर रहा था किसको? टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस को इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड, मॉनिटर एंड इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। वो क्या क्या थे? फर्स्ट में थे लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स, दूसरे में थे कॉन्टेक्स्ट, तीसरा था एनेबलिंग इनपुट्स, चौथा था टीचिंग एंड लर्निंग एंड
पांचवा था आउटकम्स। ये सब जो 5 डायमेंशन हम डिस्कशन किए, ये सब डायमेंशन अपने आप में इंटर रिलेटेड है एंड इंटरडिपेंडेंट है। Access and quality are linked and are mutually reinforcing। जैसा कि अगर किसी क्लास में ज़्यादा स्टूडेंट्स हो जाता है तो वहाँ पर थोड़ा एजुकेशन की क्वालिटी में कमी हो सकती है, लेकिन उसको हम फर्दर स्ट्रैटेजी के थ्रू न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो कि एक क्लास में ज़्यादा बच्चे हो गए तो हम उसे कैसे मतलब अच्छा बना सकते हैं वहाँ पर एजुकेशन को। उस क्लास को हम फर्दर सेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं और वो सेक्शन को हम फर्दर ग्रुप्स में डिवाइड कर देंगे तो बच्चों में अपने आप एक ग्रुप हो जाएगा। तो उनमें क्या हो सकता है, एक छोटा सा ग्रुप क्रिएट हो जाएगा तो पढ़ाने में इजी हो सकता है। देन इंक्लूजन एंड कॉस्ट इफेक्टिवनेस। ये असंभव है कि हम इंक्लूजन की बात कर रहे हैं और इसमें जो इश्यूज ऑफ कॉस्ट आएगा उसके बात ना किया जाए। अगर इंक्लूजन से एजुकेशन की कॉस्ट बढ़ जाएगा तो ये हो सकता है कि ज़्यादातर पेरेंट्स ये अपने बच्चे के लिए एजुकेशन एफोर्ड कर ना सके। तो इसके लिए भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि इंक्लूजन में एजुकेशन से ज़्यादातर कुछ फर्क ना पड़े। उससे हम उभर कर सकते हैं कैसे, जैसे कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करें एंड यूज ऑफ आईसीटी, जैसे कि हम डिजिटलाइजेशन के अभी डिजिटलाइजेशन में तो डिजिटली हम यूज कर सकते हैं इंक्लूजन। अभी हम डिस्कशन करेंगे डॉक्यूमेंट की सेकंड पार्ट के बारे में जो है मूविंग पॉलिसी फॉरवर्ड। हमने तो इंक्लूसिव एजुकेशन को इंट्रोड्यूस कर दिया, लेकिन क्या इसमें सक्सेस मिलेगा? तो इसके सक्सेस कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर डिपेंड करता है। ओ पॉइंट क्या क्या है, चलो डिस्कशन करते हैं। पहला पॉइंट है कैरिंग आउट लोकल सिचुएशन एनालाइजेस द स्कोप ऑफ इश्यूज available the resources and utilization in support of inclusion and inclusive education। तो लोकल सिचुएशन में हम क्या क्या स्कोप है, क्या क्या इश्यूज है, क्या क्या रिसोर्सेस अवेलेबल है जिसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं, उन सबको ध्यान में रखते हुए हमको इंक्लूजन को ऐड करना है। तो एंड मोबिलाइजिंग ओपिनियन ऑन द राइट टू एजुकेशन फॉर प्रॉपर्टी, building consensus around the concepts of inclusive and quality education, reforming legislation to support inclusive education in line with international conventions, declarations, and recommendations, supporting local capacity building to promote development towards inclusive education, developing ways to measure the impact of inclusive and quality education, developing school and community-based mechanisms to identify children not in school and find ways to help them enter school and remain there, helping teachers to understand the role in education and that inclusion in diversity in classroom is an opportunity not a problem। तो हम देख सकते हैं कि बच्चे क्यों स्कूल नहीं आ रहे, उनका रीजन क्या है, उनको आइडेंटिफाई करेंगे, उनको कैसे स्कूल में ला सकते हैं, क्या क्या स्ट्रैटेजी एंड प्लानिंग हो सकते हैं, तो वो सब इम्प्लीमेंटेशन करेंगे और टीचर को समझाएंगे कि उनका रोल क्या है क्लासरूम में, इंक्लूजन क्या है, ये सब क्लियर होना चाहिए टीचर को, ताकि वो डाइवर्सिटी क्लासरूम में भी अच्छे से अपना पढ़ा सके और बच्चों को अपना ज्ञान बांट सके। नेक्स्ट हम बात करेंगे डेवलपिंग इंक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम। अगर हम एजुकेशन सिस्टम को इंक्लूजन लेंस के थ्रू देखते हैं तो हम देखेंगे कि हम सीइंग एज ए चाइल्ड एज ए प्रॉब्लम टू सीइंग एजुकेशन सिस्टम एज ए प्रॉब्लम, वहाँ पर एक शिफ्ट हो रहा है। पहले तो हम समझते हैं कि बच्चा एक प्रॉब्लम है, लेकिन हम इंक्लूजन एंड से देखेंगे तो पता चल जाएगी कि एजुकेशन सिस्टम में ही प्रॉब्लम है। पहले द एजुकेशन सिस्टम है जो फुल रेस्पॉन्सिबिलिटी टू एंश्योर द राइट टू एजुकेशन। एजुकेशन सिस्टम में क्या है, उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो राइट टू एजुकेशन को एंश्योर करे। इट इज इक्विप्ड एंड रेडी टू हैंडल डाइवर्सिटी थ्रू
flexibility and learning methods, reorienting teacher education, flexible curriculum, welcoming of diversity, involvement of parents and community, early identification and remediation of children and risky follower। ये सब फैक्टर को हमको ध्यान में रखना चाहिए। जैसे कि हम बच्चे क्यों स्कूल नहीं आ रहे हैं, उनको मतलब आने के लिए प्रोत्साहन देना चाहिए, उनका प्रॉब्लम क्या क्या है, उनमें रिस्क क्या है, ये सबको आइडेंटिफाई करना चाहिए। और हम एजुकेशन में भी पेरेंट्स एंड कम्युनिटी को इन्वॉल्वमेंट कर सकते हैं, ताकि बच्चे को जो एनवायरनमेंट में उसको वो भी लर्न कर सके। और करिकुलम फ्लेक्सिबल होना चाहिए एंड टीचर एजुकेशन और रीओरिएंटेशन करना चाहिए, क्योंकि टीचर को भी पता चलना चाहिए इंक्लूजन क्या है, इनमें सब क्या क्या है। Then flexible teaching methods with innovative approaches to teaching aids and equipment as well as use of ICT। ऐसे नहीं कि हम क्लास में गए और सर लेक्चर डिलीवर कर दिए। हम टीचिंग मेथड में टीचिंग एड्स का यूज कर सकते हैं, टीएलएम का यूज कर सकते हैं, एंड आईसीटी की थ्रू भी हम अच्छे से अपना लेक्चर डिलीवर कर सकते हैं। देन रेस्पॉन्सिव चाइल्ड फ्रेंडली एनवायरमेंट, देन चाइल्ड के साथ अपना व्यवहार भी ठीक रखना चाहिए। चाइल्ड ये ध्यान में रखना चाहिए कि चाइल्ड किस एनवायरमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा लर्न कर रहा है, उसको मतलब इम्प्रूवमेंट लाना चाहिए। देन प्रोफेशनल एनवायरमेंट वर्किंग डेलिबरेटली एंड एक्टिवली टू प्रमोट इंक्लूजन फ्रॉम ऑल फॉर ऑल। अब हम बात करेंगे चैलेंजेस फॉर पॉलिसी मेकर्स, क्या क्या चैलेंजेस उनके सामने है। तो पहला पॉइंट है एटीट्यूडिनल चेंजेस एंड पॉलिसी डेवलपमेंट। इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है, इसमें क्लैरिटी होना चाहिए एजुकेटर्स को, गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन को, पॉलिसी मेकर्स को भी। इंक्लूसिव एजुकेशन की अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग में क्या लाक रह रहा है, उसे एड्रेस करना चाहिए। वो सब रीजनल स्तर एंड नेशनल लेवल में भी होना चाहिए, क्या लाक कर रहा है, क्या क्या उनको स्ट्रैटेजी हम अप्लाई कर सकते हैं। और लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी को भी इंट्रोड्यूस करना चाहिए, ताकि इंक्लूसिव एजुकेशन की डेवलपमेंट की हो सके। एंड सेकंड है ensuring inclusion through early childhood care and education। Early childhood interventions should be seen as a sustainable way to guarantee the right to education for all children from the start। हम क्या कर सकते हैं कि राइट टू एजुकेशन जो है उसको हम अप्लाई कर सकते हैं बच्चों के लिए। बच्चे के तो बच्चे मतलब पहले छोटे एज से ही एजुकेशन को एसेस कर सकते हैं। Then inclusive curricula, cohesive transition and articulation of the curriculum between early childhood and primary and secondary education are key factors preventing dropout from स्कूल लेवल टू ensuring रिटेंशन। अगर बच्चा पहले प्राइमरी स्टेज से बढ़ता है तो उसको सेकेंडरी में जाना होगा और हायर सेकेंडरी में जाना हो। ऐसा होता है तो क्या है कि फ्लो होता है, तो बच्चा ड्रॉप नहीं होता। अगर वो मतलब फ्लेक्सिबल होता है अगर सिस्टम, तो वो मतलब एडमिशन हो जाता है। और ये सब फ्लेक्सिबल होने से उसको एश्योरिटी मिलता है कि वो हाँ वो शिक्षा ले सकती है। तो इसमें डेवलपमेंट लाना चाहिए। करिकुलर चेंजेस आर नेसेसरी इन ऑर्डर टू सपोर्ट फ्लेक्सिबल लर्निंग एंड असेसमेंट। Opportunities for informal and non-formal education should be developed in the curriculum। A highly academic, heavily overloaded curriculum to add to inclusive education। Multiple stakeholders should be developed in the curriculum। Next है teachers and teacher education। Teacher education program should be reoriented and aligned to inclusive education approaches in order to give teachers the pedagogical capacities necessary to make diversity work in classroom and in the line with reformed curricula। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि टीचर एजुकेशन प्रोग्राम जो है उस सब में डेवलपमेंट होना चाहिए, ताकि वो इंक्लूसिव एजुकेशन के साथ चल सके। जैसे कि टीचर को पता होना चाहिए कि इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है, ताकि वो उनका पेडागोजिकल कैपेसिटी को इम्प्रूवमेंट ला सके, जिसके लिए उन
जिससे उनको ये मदद मिल सकता है कि एक डाइवर्सिटी क्लासरूम में वो कैसे अपना लेक्चर दे सकते हैं बच्चों को। उसी हिसाब से भी करिकुलम में करिकुलम होना चाहिए। ट्रेनिंग ऑफ ऑल एजुकेशन प्रोफेशनल्स इंक्लूडिंग मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी आर एसेंशियल टू सपोर्टिंग एन इंक्लूसिव स्कूल। The creation of incentives, renewing teachers' social status, and improving the lobbying conditions are necessary preconditions to professionalizing the role of teachers. Then resources and legislation. National legislation should be changed and revised to incorporate notions of inclusive education. International conventions should be signed and ratified and reflected in national legislation. Implementation of policy and laws should be promoted and enforced. Budgetary allocations for inclusive education should be equitable, transparent, and accountable and efficient. Then supporting the policy cycle. Appropriate monitoring and evaluation mechanism need to be put in place to evaluate the impact of inclusive education policies. The European Agency for Development in Special Needs Education has, as one example, developed outline indicators stressing that all pupils should be entitled to be involved in all assessment procedures as long as they are relevant and adapted to accommodate their needs. Initial identification of pupils' needs should not be only the mechanism for resource allocation. Legal definitions and subsequent assessment procedures based on medical or deficit approaches lead to labeling the categorization that often reinforces segregation and separate approaches to provision. Curriculum program reform should be centered upon learning needs and not be content led or driven. The suggested actions presents a holistic approach to bring about change in entire education system, and takes a lot of cooperation among many actors to make this happen. Every initiative and action that stimulates more inclusive education system is valuable and may constitute an important turning point in supporting education. These are my references, and thank you all. I ended here my presentation.